हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी, इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और आनंद भी आ रहा होगा आपको। हम लोग पिछली कक्षाओं में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ा। आज हम गुप्तकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के देखेंगे कि उस समय की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, साहित्यिक कलाएं क्या थी। क्योंकि गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का संस्कृत और साहित्य के उपलब्धियों के कारण क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल गुप्त काल को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? संस्कृत और साहित्य के उपलब्धियों के कारण माना जाता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले गुप्तकालीन प्रशासन। क्या? गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में देखा जाएगा। ठीक, देखेंगे गुप्तकाल। गुप्तकाल एक विशाल गुप्तकाल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। साम्राज्य का निर्माण किया था। आपने देखा समुद्रगुप्त को उत्तर भारत में 9 शासकों को और दक्षिण भारत में भी 12 शासकों को, कहीं कहीं उत्तर भारत में भी 12 शासकों को देता है। उसने हराया और भारत का नेपोलियन की उपाधि पाई। विसेंट आर्थर ने उसे भारत का नेपोलियन कहा, विश्व विजेता। ठीक, तो गुप्त काल का एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना किसने किया था बच्चों? किसने किया था? उदयन ने किया था। और यही पाटलिपुत्र आगे चल करके क्या बन गया? पटना। किसने नाम चेंज किया? शेरशाह सूरी। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ शहर है पाटलिपुत्र। ठीक, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। यानी इधर उधर ज्यादा फैली हुई नहीं थी, सुव्यवस्थित, एक क्रमबद्ध में बंधी हुई थी कि कैसे प्रशासन चलेगा, कौन सेनापति होगा, कौन क्या होगा, अब देखा जाएगा। सुव्यवस्थित थी। इसमें राजा पहले आता है। राजा, ठीक, जिसको बोला जाता था सम्राट। क्या? सम्राट कहा जाता था राजा को। लिखेंगे इसमें गुप्त काल में राजा शीर्ष पर होता था। राजा शीर्ष पर होता था। जो गुप्त काल में राजा हुआ करता था, इसकी जो मायने बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक, इस शीर्ष पर यही बैठता था सिंहासन पे। और आगे लिखेंगे राजा भारी भरकम उपाधि धारण किया करते थे। जैसे महाराजा धीराज, परम
भट्टारक, ईटीसी ऐसी जैसी उपाधियां धारण किया उन्होंने। ठीक, जो राजा हुआ करते थे गुप्त काल के शीर्ष पर हुआ करते थे और ये भारी भरकम उपाधि धारण किया करते थे, जैसे महाराजा धीराज। लोग कहते थे राज्यों के राजा महाराजा धीराज पधार रहे हैं, तो वो चीज परम भट्टारक की उपाधि इन्होंने क्या किया, धारण किया। परम भागवत की उपाधि धारण किया, क्योंकि वैष्णव धर्म को मान्यता सर्वाधिक देते थे। ठीक, आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे गुप्त काल में ठीक, आगे राजा का काम, राजा का काम, राजा का काम था युद्ध और शांति, युद्ध और शांति के समय नीति को बनाना, नीति को बनाना। यानी राजा का काम था कि अगर युद्ध हो रहा है या शांति हुई है, शांति है, तो उस समय के नियम कानून क्या होंगे उसको बनाए रखा, वो बनाए। ठीक, आगे की तरफ देखा जाएगा इसमें राजा ही सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश हुआ करता था, अंतिम न्यायाधीश हुआ करता था। जो राजा था इस समय का वही सर्वोच्च भी था और अंतिम न्यायाधीश, यानी अगर वो कोई भी मामला बहुत बड़े स्तर तक जाता था तो राजा तक के लिए जाता था, और अगर कोई भी मामला अंतिम निर्णय तक पहुंचता था, अगर जो राजा निर्णय दे दिया अंतिम निर्णय, वही अंतिम निर्णय भी मान लिया जाता था। ठीक, तो अंतिम न्यायाधीश भी हुआ करता था कौन, राजा। आगे की तरफ देखेंगे शासन व्यवस्था, गुप्त काल की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक, यानी राजा का शासन राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। ठीक, जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी, राजा का शासन था और उसी के वंश के अधिकतर लोग आए, वंशानुगत भी थी। किस काल की, गुप्त काल की। आगे की तरफ देखा जाएगा ये राजा के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक, कि प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था और अंतिम निर्णय देने वाला, इसका काम था नीतियों को बनाना और युद्ध और शांति के समय में। ठीक, और हम लोगों ने एक काम और भी देखा कि जो राजा था इसी का शासन चलता था, यानी राजतंत्रात्मक था, और दूसरी चीज देखा कि वंशानुगत भी था। आगे की तरफ देखेंगे मंत्री परिषद और उच्च अधिकारी। मंत्री परिषद और उच्च अधिकारी। मंत्री परिषद अधिकारी जिसमें समस्त मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में समस्त मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री चार प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, ठीक, जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं, मुखिया। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक, इसके बाद उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री बहुत कम बनाए जाते हैं। तो मंत्री चार प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसके बाद उप मंत्री होते हैं। वो चारों मंत्री मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इसको याद रखेंगे। और संविधान का विषय है, उसमें आने के बाद देखा जाएगा। ठीक, जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, इसका जो कार्य हुआ करता था वो था सलाह देना। राजा को क्या करना? सलाह देना। इसका काम सलाह देना था।
और जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था इनको? कुमारामात्य। कुमारामात्य, मात्य का मतलब यहाँ पर पहले मौर्य काल में मंत्री हुआ करता था, लेकिन यहाँ उच्च अधिकारियों को क्या कहा गया? कुमारामात्य कहा गया। आगे देखेंगे इसमें ए कामंदक रचनाकार है एवं कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में गुप्त काल के मंत्रिपरिषद का वर्णन किया है। ठीक, अब आगे दो कॉलम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि हम जो अधिकारी हुआ करते थे कौन कौन से विभाग से संबंधित थे। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या था? सलाह देना, और अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था, ये भी उसमें कार्यभार को निभाते थे। तो देखा जाएगा एक तरफ अधिकारी और दूसरे तरफ विभाग, एक तरफ अधिकारी और दूसरे तरफ विभाग। ठीक, देखेंगे महाबलाधिकृत अधिकारी हुआ करता था, महाबलाधिकृत हुआ करता था। ठीक, इसका जो कार्य था इसको कहा जाता था सेनापति, यानी जो बल से बहुत विशाल हुआ करता था, बल अधिक हुआ करता था, उसको सेनापति। सेना में सेना का सर्वोच्च पद यही महाबलाधिकृत होता था, यानी सेनापति सर्वोच्च हुआ करता था उस समय। फिर अगला है महादंडनायक। महादंडनायक जो हुआ करता था ये न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक, न्यायाधीश जो बीच वाले मामले को सॉल्व करता था। ठीक, और छोटे बड़े को ज्यादा भी सॉल्व हो जाता था तो उसको राजा सॉल्व करता था। फिर होता था संधि विग्रहिक। इसका जो काम था युद्ध एवं शांति को बनाना, युद्ध एवं शांति को बनाए रखना, जैसे भी जैसा माहौल रहता था। फिर अगला था दंडपाशिक। क्या? दंडपाशिक। जो दंडपाशिक हुआ करता था इसका काम था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यानी डीजीपी। आज के जैसे डीजीपी हैं, उस समय का जो डीजीपी हुआ करता था उसको दंडपाशिक बोला जाता था। आगे की तरफ देखेंगे महाप्रतिहार। इसको लिखेंगे राजा प्रसाद, यानी राजा से संबंधित राजा प्रसाद के विषयों का देख रेख करना। यानी जो राजा का कार्यभार था, जो विषय थे, उसको देख रेख करना का काम कौन करता था? महाप्रतिहार करता था गुप्त काल में। आगे की तरफ देखेंगे इसमें प्रशासन वाले में इन सबको वनडे एग्जाम में उतनी दृष्टि नहीं रहती है, कभी कभी एसएससी में पूछ लिया जाता है कौन सा अधिकारी किससे संबंधित था, लेकिन सिविल मेंस वगैरह की परीक्षाओं में इनको लिखना पड़ता था, लिखना पड़ेगा भी। आगे लिखेंगे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कौन? ग्राम।
क्या थी? ग्राम थी। और इस पे जो प्रशासन करता था, ठीक, कौन प्रशासन करता? जो इस पे प्रशासन करता थे वो थी ग्राम सभा। ग्राम सभा, ठीक, ग्राम सभा क्या करती थी? इस पे प्रशासन करती थी ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा के द्वारा इस पे क्या हुआ करता था? प्रशासन हुआ करता था, ठीक। इसका कार्य, ग्राम सभा का जो कार्य हुआ करता था, कार्य, इसका कार्य देखेंगे ग्राम सभा का क्या था? इसका था निर्माण कार्य करना, कोई भी चीज निर्माण कार्य करना, सुरक्षा व्यवस्था देना, सुरक्षा व्यवस्था करना, कोई चीज की सुरक्षा करना है, रक्षा करना है, सरकारी संपत्तियों का, एक ग्राम सभा का कार्य हुआ करता था। फिर राजस्व एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करना, कर, एक ग्राम सभा का गुप्त काल में काम हुआ करता था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें मध्य भारत में इसी को डबल स्टार बनाकर लिख लेंगे। मध्य भारत में इसी को, मध्य भारत में इसी को, इसी को पंचमंडली कहा गया है। पंचमंडली, पंचमंडली कहा गया है, ठीक। इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ग्राम सभा जो हुआ करती थी इसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक। कहीं लिख सकते हैं इसमें 5 सदस्य, 5 सदस्यों से मिलकर बनती थी ये ग्राम सभा, इसीलिए उसको क्या कहा गया? पंचमंडली कहा गया। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें ग्राम सभा की सर्वोच्च, ग्राम की जो ग्राम हुआ करता था इसकी सर्वोच्च ग्राम सभा की जो सर्वोच्च अधिकारी, ग्राम की प्रशासन, यहां लिख लेंगे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था इसको बोला जाता था ग्रामिकी, ग्रामिकी बोला जाता था इसी को, या ग्रामपति, यानी जैसे प्रधान हुआ करते थे ग्रामपति, या इसी को बोला जाता था या महत्तर, ठीक, महत्तर। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें उस समय को जो बिहार बोला जाता था वो ग्राम जनपद हुआ करते थे, ठीक। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बताएं। क्लास समझ में नहीं आया, बोरिंग क्लास हुआ, ठीक, इस सारी चीजों को आप बता सकते हैं हमको। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम न्याय व्यवस्था, ठीक, न्याय व्यवस्था। अभी हम लोगों ने देखा कि दंडपाशिक किसको कहा जाता था। इसमें जो दंडपाशिक हुआ करता था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जो न्यायाधीश था उसको महादंड नायक कहा जाता था। और राजा को कोई भी अंतिम निर्णय देने के लिए या कोई सर्वोच्च, सबसे बड़ा मामला था सर्वोच्च, उसका निर्णय सर्वोच्च हुआ करता था। यानी सब कुछ मिला जुला कर अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायाधीश भी कौन था? राजा था। और उसके नीचे वाले मामले को देखने के लिए महादंडपाशिक था या महादंड नायक न्यायाधीश था। तो देखेंगे इसमें हम न्याय व्यवस्था, इसमें 4 वर्ग बताए गए। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के 4 वर्ग बताए गए हैं, बताए गए हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं 4 वर्ग।
4 वर्ग। पहला होता था राजा का न्यायालय, राजा का न्यायालय, राजा का न्यायालय, ठीक। इसमें दूसरा हुआ करता था इसमें पूग, ठीक, ये भी। और तीसरा हुआ करता था, ये सब न्यायालय के मतलब भाग थे, पहले छोटे स्तर से जाता था श्रेणी, श्रेणी। इसमें व्यापारी वर्ग जाता था श्रेणी में लेकर के मामले। फिर चौथा कुल, एक ग्राम में ही होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे जिसे पंचायत बोला जाता था, यहाँ से सुलझते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे, ठीक। नीचे आगे लिख लीजिएगा प्रथम, प्रथम विधि कानून का निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। और वर्तमान भारत में देखेंगे तो लॉर्ड मैकाले को विधि का जन्मदाता कहता है बृहस्पति, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा साइड में। आगे की तरफ देखेंगे इसमें सेनापति का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था न्याय व्यवस्था में। देखेंगे सेनापति सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जिसे क्या बोला जाता था? महाबलाधिकृत अधिकारी होता था, ठीक, जिसको महाबलाधिकृत बोला जाता था, ठीक। सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। सेना, ठीक, सेना के कई पार्ट थे, इसमें देखा जाएगा। पहला था पदाति, जो सैनिक पैदल चलते थे, पदाति। दूसरा था रथारोही, जो रथ से सवार होकर चलते थे। फिर अगला था अश्वारोही, जो घोड़े पर सवार होकर चलते थे, ठीक। फिर अगला था गज सेना, जो हाथियों से चलती थी, ठीक। ये क्या थी? ये गुप्त काल की क्या थी? व्यवस्थाएं थी। आगे की तरफ लिखेंगे साधारण सैनिक को, साधारण सैनिक को, साधारण सैनिक को कहा जाता था, कहा जाता था। जो साधारण सैनिक हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था? लिखेंगे चाट, चाट, ठीक। जो साधारण सैनिक हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था उस समय में, गुप्त काल में। और सेनाएं 4 प्रकार की थी। पहला, सेना के भाग 1 2 3 4। पदाति जो पैदल चलती थी, रथारोही जो रथ से चलते थे, अश्वारोही जो घोड़े से यात्रा करते थे, गज सेना जो हाथियों के साथ चलते थे, ठीक। आगे लिख लीजिएगा इसमें गुप्तचर को, गुप्तचर अधिकारी, जो गुप्तचर अधिकारी हुआ करता था इसको कहा जाता था दूत, कहा जाता था, कहा जाता था क्या? दूत। क्या कहा जाता था? दूत कहा जाता था, ठीक। आगे पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? कहा जाता, कहा जाता था। नीचे लिखेंगे भट्ट, क्या? भट्ट, नोट कर लेंगे। भट्ट कहा जाता था जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था। आगे की तरफ हम देखेंगे कि जो मौर्य कालीन है, इसमें राजस्व जो इकट्ठा होता था उसका, सॉरी, गुप्त कालीन राजस्व व्यवस्था। प्रशासन के बारे में हम लोगों ने देखा, अब गुप्त कालीन राजस्व व्यवस्था देखेंगे, यानी अब अर्थव्यवस्था को देखा जाएगा। अब तक हम लोग सैन्य बलों को देख रहे थे, ठीक, जिसमें बहुत से वर्णन दिए गए हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है कि जो समुद्रगुप्त था
चंद्रगुप्त द्वितीय था, इनकी सेनाएं कितनी विशाल थीं, कौन कौन से जनपदों को इन्होंने ग्रहण किया था। तो वो बहुत विस्तृत विषय बन जाता है सिविल की परीक्षाओं के लिए। ठीक, जिसको इस क्लास में नहीं, बस वनडे तक सीमित और थोड़ा सा समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के मेंस के क्वेश्चनों को, प्री के क्वेश्चनों को बस देखा जा सकता है। ठीक, और उसके लिए तो भाई पूरे हिस्ट्री स्पेशल में जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा समय तक। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें राजस्व के स्रोत। ठीक, इससे लेकिन आपका समीक्षा अधिकारी पूरी दावा के साथ, पीसीएस प्री, ये सारी चीजें फिर जो भी है खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियां वगैरह क्लियर हो जाएंगी, कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। गुप्तकालीन 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 अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको हम लोग अर्थशास्त्र में देख लेंगे। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, हेडिंग देंगे राजस्व का स्रोत। ठीक, लिखेंगे इसमें भू आमदनी ही राजस्व आय, इसी को बोलते हैं भू आमदनी या राजस्व आय ही आय का प्रमुख स्रोत थी। आय का प्रमुख स्रोत थी, यानी जो टैक्स आते थे वही आय हुआ करती थी, प्रमुख स्रोत थी। ठीक, और जितना अन्न उत्पादन होता था, पूरे उत्पादन अन्न का 1/6 भाग, ठीक, 1/6 भाग किसको देना होता था? राजा को देना होता था। ठीक, टैक्स इसको नोट कर लेना। उस समय के गुप्त काल में जो कर हुआ करते थे, कर कौन कौन से कर हुआ करते थे? भाग होता था। ठीक, भाग, कितने भाग? 1/6 भाग देना होता था। फिर दूसरा हुआ करता था भोग। मनुस्मृति में इसका वर्णन है, मनुस्मृति में वर्णन है, मनु ने इसको मनुस्मृति में वर्णन किया है, भोग। ठीक, क्या भोग, कितना भोग विलासता कर था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें तो आएगा उद्रंग। ठीक, फिर उपरिकर, फिर हिरण्य। हिरण्य का मतलब होता है अगर आप अनाज नहीं देना चाहते हैं तो नगद, कैश, नगद देना होता था। और अगर अनाज देना चाहते थे तो मैं अनाज, ये थे टैक्स। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे जो ध्रुवाधिकरण, जो ध्रुवाधिकरण हुआ करता था। ठीक, ध्रुवाधिकरण, इसको लिख लेंगे भूमिकर संग्रह करता, यानी जो भूमि कर के संग्रह करता था, उसको इकट्ठा करता था, उसको ध्रुवाधिकरण बोलते थे। आगे अग्रहार, जो अग्रहार हुआ करता था, यह दान में दी गई भूमि होती थी। दान में दी गई, जो ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को दान में दी गई भूमि, जो दान में भूमि दी जाती थी, उसी को गुप्त काल में अग्रहार बोला जाता था। और जो भूमि कर इकट्ठा करता था उसको ध्रुवाधिकरण बोला जाता था। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें गुप्तकालीन समाज। हमको बस उतना ही देखना है जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, बस पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहा जा सकता है। ठीक,
आगे की तरफ कितना भाग दान में दिया जाता था, तो राजा का भाग हुआ करता था 1/6। आगे गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज में देखा जाए तो यह लिखेंगे, यह वर्ण व्यवस्था आधारित न होकर जन्म आधारित था। तो यहाँ जहां वर्ड लिखे हैं तो यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा जाति, ठीक, आधारित था। यानी 4 लोग, पहला ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय, फिर तीसरा वैश्य, फिर चौथा शूद्र। यानी इनको वर्ण आधारित नहीं थी, इनके जाति आधारित नहीं, कौन सा काम, न तो कर्म आधारित थी, कौन सा काम कर रहे हैं। पहले कर्म आधारित था, जो जैसा काम करता था उसको ऐसा कहा जाता था। व्यापार करता था तो वैश्य कहा जाता था, सेवा करता था तो शूद्र कहा जाता था, रक्षा करता था तो क्षत्रिय। लेकिन अब जन्म आधारित हो गई, यानी जिस कुल में उनका जन्म होगा वही क्या होगा, उसी को माना जाता था। तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता था तो ब्राह्मण हुआ करता था, इसका कार्य हुआ था पूजा पाठ को संपन्न कराना। और जो क्षत्रिय हुआ करते थे इनका काम था उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। और जो वैश्य हुआ करते थे इनका काम था व्यापार को संपन्न करना। और जो शूद्र हुआ करते थे, शूद्रों का काम था क्या, उपरोक्त तीनों वर्णों की, इधर की जो तीनों वर्ण है इनकी सेवा करना काम था। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें सबसे छोटी इकाई, इनके समाज में जो सबसे छोटी इकाई परिवार थी, सबसे छोटी इकाई परिवार थी। कौन? परिवार थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। आगे की तरफ लिखेंगे, फाहियान जो चीनी यात्री आया था भारत, फाहियान यात्री के वर्णन से जो फाहियान चीनी यात्री था, भारत में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ये वर्णन से अत्यंज आवलिक चंडाल कहा जाता था। ठीक, ये जो चंडाल है या अत्यंज किसको कहा जाता था? कोष्टक में लिखेंगे शूद्रों को। फाहियान ने जो बताया कि जो शूद्र है इनको अत्यंज या चंडाल कहा जाता था। इनका जो कार्य हुआ करता था, वो कार्य था मछली पकड़ना, मांस का व्यापार करना, ठीक, इनका काम था। किनका? जो शूद्र हुआ करते थे गुप्त काल में, उनको अत्यंज या चंडाल कहा जाता था, जिनका काम था मछली पकड़ना, मांस का व्यापार करना, यही सारी चीजें थी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम गुप्त काल। देखेंगे इसमें गुप्त काल में स्त्रियों का स्थान पहले की अपेक्षा कुछ नीचे हुआ। क्या हुआ? कुछ नीचे हुआ। जो गुप्त काल में स्त्रियों का स्थान था वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया? कुछ नीचे हुआ। आगे की तरफ देखेंगे इसमें
उनका जो स्त्रियां हुआ करते थे, स्त्रियों का इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, उपनयन संस्कार नहीं होता था, नहीं होता था। यानी उपनयन संस्कार जब उनको एक कर्म होता है, उपनयन संस्कार, उस कर्म को करके इनको शिक्षा के लिए आश्रम भेजा जाता था, बच्चों को भी और इनको भी। हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ाया है इनको उपनयन संस्कार, जातक संस्कार, ठीक, ये संस्कार होते हैं, 16 संस्कार हैं जिनके बारे में हमने पढ़ाया है। तो उपनयन संस्कार ये तब हुआ करते थे जब बच्चों को विद्यालय भेजने की बारी आती थी। ब्राह्मण का लड़का 8 वर्ष के बाद जाता था उपनयन संस्कार होने के बाद। जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका लड़का 9 साल में, इसके बाद जो वैश्य हुआ करते थे उनका लड़का 11 से 12 साल में जाता था। शूद्रों के बच्चों का उपनयन संस्कार ही नहीं होता था, ना उनको शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, तभी से भेदभाव किया जाता है। आगे की तरफ देखेंगे वो आर्यों ने ही कर दिया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें अल्पायु विवाह प्रचलित था। अल्पायु यानी बहुत कम समय में अल्पायु विवाह प्रचलित था। विवाह एवं सती प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा प्रचलित थी, प्रचलित थी। यानी महिलाएं भी दासियां हुआ करती थी, सती हुआ करती थी। अल्पायु कम आयु में विवाह हुआ करता था। गुप्त काल का ऐसा समाज था। स्त्रियों में, स्त्रियों का उपनयन संस्कार यानी उनको शिक्षा से प्रतिबंधित किया जाने लगा। आगे की तरफ देखेंगे हम गुप्त काल में, गुप्त काल में, गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल में दास के प्रकार, दास के जो प्रकार बताए गए हैं, इसमें जो मनु बताते हैं, मनु स्मृति में ये बताते हैं मनु 7 प्रकार के, 7 प्रकार के, ठीक। लेकिन नारद बताते हैं, नारद, नारद बताते हैं 15 प्रकार के दासों की संख्या। गुप्त काल में जो नारद बताते हैं 15 प्रकार के बताते हैं, और मनु जो बताते हैं 7 प्रकार के दासों को मिलते हैं, ठीक। आगे देखेंगे अब इसमें हम कृषि, ठीक, मौर्य गुप्त काल में कृषि को देखेंगे कि कृषि की क्या इकाई थी, कैसे व्यापार हुआ करते थे। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक। देखेंगे कृषि, गुप्तकालीन कृषि, गुप्तकालीन कृषि, कृषि, गुप्तकालीन कृषि में देखेंगे हम, इसमें यह राज्य का मुख्य आधार था। कृषि आधार थी, ठीक, राज्य का मुख्य आधार थी क्या? कृषि। भाई अन्न ही नहीं उत्पादन होगा तो खाएंगे कहाँ? आगे की तरफ देखेंगे, इस पर राजा का अधिकार था, इस पर राजा का अधिकार था, इस पर राजा का क्या था? अधिकार था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे बृहत संहिता, बृहत संहिता, बृहत संहिता, जो बृहत संहिता है इसमें 3 प्रकार के कृषि का वर्णन है, 3 प्रकार के कृषि का वर्णन है, जो वर्षा पर निर्भर करती थी, जो वर्षा पर निर्भर करती थी, निर्भर करती थी, जो वर्षा के टाइम में फसलें होती थी उनका। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें बृहत संहिता में ही जो क्षेत्र हुआ करता था, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब खेत हुआ करता था, खेत, जिस पर, खेत जिस पर खेती होती थी, खेती होती थी, जिस पे खेती होती थी, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे क्षेत्र के अलावा दूसरा था वास्तु, वास्तु ये वास स्थान, जहां पर व्यक्ति क्या करता था? निवास करता था, उसको बोला जाता था। फिर था खील,
खिल, अगला था खिल। खिल का मतलब होता था नहीं जोती जाने वाली, जोती जाने वाली भूमि, जो भूमि जोती नहीं जा सकती थी, ठीक, नहीं जोती जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खिल कहलाती थी। फिर अगला लिखेंगे अपरहत। इसमें अपरहत, अपरहत जंगल भूमि जो हुआ करती थी, वो हुआ करती थी जंगल भूमि। जंगल की जो भूमि थी अपरहत कहलाती थी। आगे की तरफ लिखेंगे, अगला था क्या था? गोचर। क्या? गोचर। ये हुआ करता था चारागाह, पशुओं के लिए चारागाह हुआ करता था, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। बृहत संहिता में ही क्षेत्र जिस पर खेती हुआ करती थी, वास्तु जहाँ वास निवास स्थान हुआ करता था, खिल जो ज्योति नहीं जा सकने वाली भूमि थी, अपरहत जंगल भूमि थी, गोचर क्या था? चारागाह था। ये गुप्त कालीन के कृषि के विषय रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें इसमें आगे देखेंगे सिंचाई का सर्वोत्तम, सिंचाई का सर्वोत्तम उत्कृष्ट उदाहरण, उदाहरण सिंचाई का सर्वोत्तम उत्कृष्ट उदाहरण स्कंदगुप्त के, स्कंदगुप्त के, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है, ठीक। जो सिंचाई का सर्वोत्तम उत्कृष्ट उदाहरण है वो स्कंदगुप्त के कहां से? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और इसी से क्या पता चलती है? सुदर्शन झील जिसको चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था। और पहली बार शकों का राजा रुद्रादामन इसका पुनरुद्धार करवाया था। दूसरी बार गुप्त काल का राजा स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था, ठीक। सुदर्शन झील गिरनार पर्वत सौराष्ट्र में था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें जो वाणिज्य और व्यापार क्या थे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में वाणिज्य और व्यापार के बारे में देखेंगे। वाणिज्य और व्यापार क्या? वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य और व्यापार देखेंगे इसमें हम। वाणिज्य और व्यापार में इस समय रोमन से व्यापार नहीं हुआ करता था। इस समय रोमन जो देश क्षेत्र थे, रोमन से व्यापार नहीं हुआ करता था, से व्यापार नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। व्यापार हुआ करता था, आगे लिखेंगे व्यापार हुआ करता था, हुआ करता था। किससे व्यापार हुआ करता था देखेंगे इसमें। इसमें एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से एवं चीन से, ठीक। उस समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे। इसके पहले ही हम लोगों ने देखा कि जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक, इसके बाद मौर्योत्तर काल था। दोनों कालों में हमने देखा कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर क्या हुआ करते थे? व्यापार हुआ करते थे। तो इस समय के जो व्यापार हुआ करते थे वो एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से और चाइना जैसे क्षेत्रों से क्या हुआ करते थे? व्यापार थे। वह लिखेंगे इसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख था। इस समय वस्त्र उद्योग प्रमुख था, वस्त्र उद्योग प्रमुख था। इस समय जो हुआ करता था वस्त्र उद्योग प्रमुख था, ठीक। अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक शब्दकोश की रचना की संस्कृत के, जिसका नाम था क्या? अमरकोश, अमरकोश।
अमरकोश, लिख लेंगे संस्कृत का शब्दकोश, शब्दकोश। ठीक, अमरकोश की रचना की अमर सिंह ने, यहाँ लिख लेंगे रचना की, रचना की, इन्होंने रचना की अमरकोश की। इसमें इन्होंने बताया है, से जानकारी मिलती है, से जानकारी मिलती है, मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? कताई, यानी जो धागे हुआ करते थे उनकी कताई, बुनाई, कताई बुनाई, हथकरघा, हथकरघा एवं धागे का उद्योग पता चलता है। ठीक, कि उस समय के जो भाई वस्त्र उद्योग प्रमुख था, तो धागा बनेगा, हथकरघा हाथ से बुनाई होगी, फिर उसकी कताई भी होगी, तभी न काम होगा। तो ये वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो जानकारी मिलती है अमर सिंह के अमरकोश से भी मिलती है, जो संस्कृत शब्द के शब्दकोशाकार लिखे थे अमरकोश, अमर सिंह ने। ठीक, आगे देखेंगे इसमें और किसके किसके व्यापार हुआ करते थे। इस समय लिखेंगे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मूर्तियां। ठीक, मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी की मूर्तियां थीं। फिर आगे धातु के समान, धातु के समान, ठीक, धातु के समान थे। फिर मेहरौली, मेहरौली, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, जो कैसा था? लौह स्तंभ था, केवल लोहे का, लौह स्तंभ। ठीक, लौह स्तंभ था। आगे की तरफ देखेंगे, एक मिलता मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? देखेंगे कि रेशम बुनकरों, रेशम बुनकरों, कोष्टक में लिखेंगे श्रेणी, इनको श्रेणी कहा जाता था। किनको? जो रेशम बुनकर हुआ करते थे इनको श्रेणी, बड़े संघ व्यापारी को श्रेणी बोला जाता था। श्रेणी, रेशम बुनकरों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था, करवाया था। रेशम बुनकरों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, बनवाया था। आगे की तरफ देखेंगे कि जो रेशम वगैरह का व्यापार कहाँ से हुआ करता था उस समय, कौन कौन से देशों से व्यापार हुआ करता था, इसको देख लें। जो चीन था, चीन से यहां लिख लेंगे आयात किया जाता था, किया जाता था। ठीक, चीन से क्या? रेशम मंगाया जाता था, चीन से रेशम का व्यापार हुआ करता था। इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया से जो आते थे हाथी के दांत, हाथी के दांत। ठीक, उस समय हाथी के दांत बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। हाथी के दांत से जो है मीटर पैमाने वगैरह भी बनाए जाते थे, जो स्केल वगैरह होती थी उसको भी बनाया जाता था, हाथी के दांत। फिर इसके बाद अरब और ईरान, अरब, ईरान, फिर बैक्टीरिया। ठीक, फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ से जो मंगाए जाते थे, एक घोड़े लाए जाते थे, घोड़े।
अरबी घोड़े बहुत मजबूत हुआ करते थे, इसलिए इनको लाया जाता था अरब देशों से व्यापार करके। आगे की तरफ देखेंगे स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, जो स्वर्ण मुद्रा है इसको कहा जाता था, कहा जाता था अरबी देशों के द्वारा दिनार कहा जाता था, दिनार। आगे कोष्टक में लिख लेंगे एक सोने के सिक्के बराबर, एक सोने के सिक्के बराबर 144 ग्रेन, और हीरा ग्रेन में मापा जाता है और सोना भर में मापा जाता है। ठीक, ग्राम भर में मापा जाता है, 10 ग्राम का एक भर। सोना और हीरे जो होते हैं ग्रेन में, शायद 20 ग्रेन बराबर होता है हीरा। ठीक, आगे की तरफ देखा जाएगा इसमें जो अस्थाई लेन देन के लिए है वो चांदी हुआ करती थी। नोट करेंगे, अस्थाई लेन देन के लिए चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए चांदी के सिक्कों का प्रयोग। ठीक, अस्थाई लेन देन के लिए, लेन देन के लिए चांदी, चांदी का सिक्का, यानी कर्जा वर्जा देने के लिए चांदी के सिक्का का प्रयोग। खरीद बिक्री के लिए, बिक्री, खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। कौड़ियों का इस्तेमाल, का इस्तेमाल किया जाता था। उसका दाम निर्धारित हुआ करता था। ठीक, जैसे आप गांव में अभी भी देखे होंगे कई क्षेत्रों में जहां ईंट भट्ठे चलते हैं वहां कौड़ियों का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की बनी रहती है, कौड़ी का दाम होता है 5 रुपए 10 रुपए, उस तरह से कौड़ियों का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के, गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के, सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं ये बयाना, बयाना, बयाना से प्राप्त हुए हैं। बयाना भरतपुर, भरतपुर राजस्थान लिख लेंगे आगे, से प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं वो बयाना से, भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे इनके धर्मों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। गुप्त काल के जो धर्म की क्या थी, धार्मिक व्यवस्थाएं, इसको देखेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, धर्म, धर्म पे चर्चा किया जाए। धर्म धृ धातु से बना है संस्कृत के, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य। लिखेंगे वैष्णव धर्म को, वैष्णव धर्म को यह लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, को मानते थे। और इसी को क्या कहा जाता था, परम भागवत धर्म, परम भागवत धर्म या भागवत धर्म भी कहा जाता था। और इसीलिए ये भागवत के क्या करते थे, यहीं से परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। भागवत धर्म नहीं था, भागवत धर्म, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, की उपाधि धारण करते थे। ये परम भागवत की क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। ठीक, और इसी से वैष्णव धर्म, इसी को राजकीय धर्म था। यही गुप्त काल का क्या था, राजकीय धर्म था। आगे लिख लेंगे गुप्त काल का, गुप्त काल का राजकीय क्या था, धर्म था। आगे लिखेंगे राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, जो चिन्ह इन्होंने बनाया वो बनाया था गरुड़ को, गरुड़ को, गरुड़। ठीक, गरुड़। ठीक, क्योंकि वो भागवत धर्म का गरुड़ माना जाता है। जो गरुड़ पक्षी है वो भागवत धर्म में से उसका प्रतीक है। भगवान विष्णु उसी पर बैठ करके यात्रा करते हैं, तो गरुड़ को इन्होंने माना। आगे की तरफ देखेंगे देवगढ़, सबसे बड़ा जो उदाहरण मिलता है वो मिलता है देवगढ़ का दशावतार, दशावतार, दशावतार
दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का क्या, दशावतार मंदिर। पंचायतन शैली, पंचायतन, जो पंचायतन रचना शैली में का प्रमुख उदाहरण है इस काल का, इस काल का। ठीक, देवगढ़ झांसी में पड़ता है, कहाँ, झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक, झांसी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को वहां पर बहुत विशाल रूप में दिखाया गया है। वो पंचायतन रचना 5 शैलियों से बनी है उसमें, इसलिए उसको पंचायतन रचना शैली बोला जाता है। इस काल का प्रमुख उदाहरण है वो। इसके साथ साथ ये और जो पूजा करते थे, यहाँ नोट कर लेंगे, ये लोग गंगा यमुना, गंगा यमुना, सूर्य, दुर्गा, दुर्गा, गंगा यमुना सूर्य दुर्गा, नाग, नाग की पूजा, यक्ष की पूजा, ठीक, यक्ष देव की पूजा किया करते थे, लिख लेंगे। इनके अलावा ये गंगा यमुना सूर्य दुर्गा और नाग की भी क्या करते थे, और यक्ष की भी क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक, आगे की तरफ देखा जाएगा। इस समय हिंदू धर्म जो था उसको भी संरक्षण मिला। ठीक, हिंदू धर्म के 3 पक्ष विकसित हुए, हिंदू धर्म के 3 पक्ष विकसित हुए, 3 पक्ष विकसित हुए इसी काल में, इसी काल में, इसी काल में जो हिंदू धर्म के 3 पक्ष विकसित हुए थे, कौन कौन देखेंगे। 3 पक्ष कौन कौन से विकसित हुए। पहला देखा जाएगा जो 3 पक्ष है वो यज्ञ, दूसरा मूर्ति उपासना, मूर्ति उपासना, उपासना प्रारंभ हुई और यज्ञ करना प्रारंभ हुआ, यज्ञ करना प्रारंभ। फिर इसके बाद जो लास्ट था वो था वैष्णव प्लस शैव धर्म का समन्वय, वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय, एक में मिलन। ठीक, इसका प्रमुख उदाहरण है, विकसित हुआ इसी में। आगे की तरफ देखेंगे बौद्ध, बौद्ध एवं जैन धर्म का भी इस काल में प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, हम लोगों ने धर्मों के बारे में देखा। मुख्यतः इनका धर्म जो रहा है वो वैष्णव धर्म रहा है। आगे की तरफ हम देखेंगे अब कला साहित्य, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को अब मिटाएंगे और देखेंगे गुप्तकालीन कला साहित्य। ठीक, गुप्तकालीन कला साहित्य, गुप्तकालीन कला साहित्य, कला साहित्य। साहित्य के बारे में तो हमने साहित्यिक स्रोत देखा है, तो यानी गुप्त काल के पहली कक्षाओं में जो हमने साहित्यिक स्रोत में देखा है, पहली कक्षा में गुप्त काल के, उसी में साहित्यिक स्रोत आपको मिल जाएगा, जिसमें सबस्त कई लोगों के द्वारा रचना की गई। लगभग 13-14 रचनाओं को हमने जो महत्वपूर्ण है उनको लिखवाया, आपको उतना ही याद भी रखना है। हम बस कलाओं को देखेंगे। ठीक, इसमें लिखिएगा कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल था। तो गुप्त काल, गुप्त काल कला एवं साहित्य, एवं साहित्य, कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल था, का स्वर्णकाल था। ठीक, कला एवं साहित्य का क्या था, स्वर्णकाल था। गुप्त काल कला एवं साहित्य का क्या था, स्वर्णकाल था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम
इसमें स्थापत्य कला, स्थापत्य स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, जिसमें स्थापत्य कला का उदाहरण देवगढ़, देवगढ़ दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। ठीक, इसको याद रखिएगा, सबसे प्रमुख उदाहरण यही है। फिर गरुड़ स्थल, स्थापत्य कला, फिर मूर्ति कला, फिर चित्रकला, चित्रकला, बहुत चीजें इसमें विकसित है। मूर्ति कला, चित्रकला, अन्य कला का, अन्य कला का उत्पादन हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक, इस काल में चित्रकला, मूर्ति कला, अन्य कला का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। जो मूर्ति कला और चित्रकला हुआ करती थी, इसका प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र लिखेंगे किसका, चित्रकला का। ठीक, मूर्ति कला का और चित्रकला का प्रमुख केंद्र मथुरा, मथुरा में जो बने हैं गुप्त काल के मंदिर। फिर इसके बाद सारनाथ में, ठीक, गुप्तकालीन जो म्यूजियम में रखा गया है सारनाथ में, आप जाकर देखिए। इसके बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक, पाटलिपुत्र प्रमुख केंद्र थे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें गंगा यमुना की मूर्ति इसी काल की देन है। गंगा यमुना की मूर्ति, यमुना की जो मूर्ति बनाई गई थी सबसे पहले, गंगा यमुना की मूर्ति, मूर्ति इसी काल की देन है। किसकी, गुप्त काल की, इसी काल की देन है, इसी काल की क्या है, देन है। ठीक, गंगा यमुना की जो मूर्ति है इसी काल की देन है। आगे की तरफ लिखेंगे, किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर हमको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज कर बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, आपका परम कर्तव्य बनता। आगे की तरफ देखेंगे, प्रथम बार संरचनात्मक मंदिर का निर्माण, प्रथम बार संरचनात्मक मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण हुआ इसी काल में, लिख लेंगे इसी काल में। उस तरह से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य में बस मूर्तियों का निर्माण हुआ, मंदिरों का बहुत कम निर्माण था। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे विदेशी प्रभाव से मुक्ति, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, मुक्ति। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें कुषाण आदि, कुषाण आदि यानी अब उतना विदेशी आक्रमण नहीं हुए इसके काल में। कुषाण आदि केवल घोड़ों का, जो मलेच्छ था अफगानिस्तान से आया था, घोड़ों का राजा मलेच्छ, उसका आक्रमण हुआ। कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन, पूर्ववर्ती कालीन, कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन, पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का लोप, यानी उस समय के जो कुषाण थे और पूर्ववर्ती कालीन कुछ राजा हुए, उनकी जो मूर्तियों की संरचना बनाई जाती थी, कलाएं थी मूर्तियों की, वो नग्न में, नग्नता में दिखाया गया। जैसे कंदरिया का महादेव मंदिर अभी देखेंगे, ठीक, वहां जाइए मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों द्वारा जो बनाया गया, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया, उसमें अधिकतर नग्नता को दिखाया गया है। ठीक, नग्नता में किस मोक्ष में क्या कर रहे हैं, किस काम वासना, इन सारी चीजों को दीवारों पर प्रदर्शित किया गया मूर्ति। उसका लोप कर दिया, लोप हुआ इस काल में, गुप्त कालीन में। आगे की तरफ लिखेंगे इसकी विशेषताओं में, इसमें धर्म कला, धर्म कला के अनुगामी, अनुगामी रूप, अनुगामी के रूप। इसमें कैसे आगे धर्म कला के क्या रूप होने चाहिए, अनुगामी कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे विशेष बल
पाषाण यानी पत्थर का अत्यधिक उपयोग, ईंटों के साथ अत्यधिक उपयोग, जो मंदिर बनाने में प्रयोग हुए हैं अधिकतर पत्थरों के ही उपयोग हुए हैं। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें जो शिक्षा एवं साहित्य, शिक्षा एवं साहित्य, गुप्त काल में शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र जो था, देखेंगे इसमें था पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र, वल्लभी, ठीक, पाटलिपुत्र, वल्लभी और उज्जैन और था। उज्जैन के बाद काशी, मथुरा, काशी के बाद मथुरा प्रमुख केंद्र थे। ठीक, पाटलिपुत्र था, वल्लभी था, उज्जैन था, काशी था, मथुरा। ये शिक्षा साहित्य का गुप्त काल में क्या थे, गुप्तकालीन कला साहित्य में प्रमुख स्थान रखते थे। आगे की तरफ लिखेंगे सबसे इस काल में सर्वाधिक विकास गणित एवं ज्योतिष का हुआ। ठीक, गणित एवं ज्योतिष का इस काल में सर्वाधिक विकास हुआ। आपने देखा आर्यभट्ट ने इसमें मान भी निकाला गणित में। ठीक, जीरो की भी खोज हुई। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम आगे की तरफ सुश्रुत, ठीक, ये शल्य चिकित्सक थे। ठीक, जिसे कहा जाता था क्या, शल्य चिकित्सक का पितामह कहा जाता था। ठीक, आगे 121 इन्होंने अपने सुश्रुत ग्रंथ में जो लिखा है, इन्होंने एक शल्य चिकित्सक थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है, उसमें 121 शल्य चिकित्सक की बात किया है। 121 शल्य चिकित्सक किस तरह से मतलब चिकित्सा होती है उस क्षेत्रों के बारे में दर्शाया है। आगे की तरफ लिखेंगे जो नागार्जुन थे, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इसने रसायन विषयज्ञ थे। ठीक, इन्होंने रसायन विषयक पे लिखा है। आगे की तरफ वाग्भट थे, इन्होंने अष्टासंग्रह को लिखा है। ठीक, जो अष्टासंग्रह था ये था आयुर्वेद ग्रंथ। क्या आयुर्वेद ग्रंथ था। और इसके पहले जो पहली क्लास में हमने 13 ग्रंथों को लिखवाया है, कालिदास, वराहमिहिर, इन सब की रचनाओं को आपको पढ़ना है। ये इसी में आएंगे साहित्यों में। ठीक, उनको जाकर के वहाँ पर साहित्यिक स्रोत से पढ़ लेंगे। हम लोग इसको समाप्त करते हैं। गुप्तोत्तर काल में एक चीज रह गई थी कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था और 629 से लेकर 645 ईस्वी तक रहा और नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय से वो बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण किया, उसी को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक, चीनी यात्री में वो आया, प्रसिद्धि थी उसकी, इसीलिए उसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और दूसरा उसी को कहा जाता है वर्तमान का शाक्य मुनि। ठीक ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया और बेहतरीन तरीके से उसका प्रचार भी किया, पुस्तक भी लिखा, तो इसीलिए उसको वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो आज के लिए हम लोगों ने गुप्त काल को समाप्त किया, गुप्तोत्तर काल को भी देखा। आगे के समय में हम दक्षिण भारत के राजवंशों को, उत्तर भारत के राजवंशों को देखेंगे।
फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे। आपने यहाँ तक साथ में जुड़े रहे, मेहनत से आगे पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको आप हमको बताएं। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।